नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम एक बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा है विश्व के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन और भारत। और ये कहा जा रहा है कि भारत और चीन में कंपैरिजन क्यों होना चाहिए, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। लेकिन बात तो यह है कि तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, दोनों देश की बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, दोनों मिलाकर के बहुत बड़ी संख्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं पूरे विश्व का। तो फिर भारत की जो है वो जीडीपी अभी हम $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंचे हैं। 10 साल पहले $2 ट्रिलियन के आसपास थे। चीन 18 को क्रॉस कर चुका है। जब आगे आने वाले 5 सालों में ये बताया जा रहा है कि भारत $10 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी बन जाएगा, तो चीन 25, 27, 28 के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कि चीन का जो 2-2.5 गुना रहने का अभी करीब 4.5 गुना फर्क है। चीन की इकोनॉमी, चाहे वो कितना भी डेटा में हेराफेरी करते हो, वो सामने हमें दिख रहा है। जिस तरह के वहां पे नए नए शहर हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। यानी कि भारत में तो उसकी कोई बात नहीं, शुरुआत ही नहीं हुई है। जो हाई स्पीड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो कि यात्रा के द्रुत गति से यात्रा करने के साधन है, कि कोई आदमी मुंबई या मद्रास जाकर के बिना प्लेन के गए जो है वो ट्रेन में जाकर के शाम तक वापस आ जाए, अपने घर से नाश्ता करके निकले या सुबह सुबह चाय पी कर निकले और डिनर जो है वो दिल्ली और जयपुर में आके कर ले, ऐसा तो होने वाला नहीं है। अब ऐसा है कि इसके बहुत सारे आयाम हैं। दूसरे आयाम ये है कि भारत के बारे में ये मूंछ मरोड़ी जाती है कि हमारा जो देश है ना, वो बहुत ही डाइवर्स देश है, विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है और विभिन्नताओं पे हमें गर्व होना चाहिए। हम जिंदगी में हम विभिन्नताओं के कारण ही जो है ना वो ऐसे निराले हैं। लेकिन ये विभिन्नताएं कुछ भाषा की होंगी, कुछ क्षेत्र की होंगी, कुछ पहनावे की होंगी, कुछ खान पान की होंगी, कुछ मौसम की होंगी, कुछ जो है वो प्रकृति की होंगी। कहीं रेगिस्तान है, कहीं बड़े बड़े पहाड़ जो है वो लहला रहे हैं। ये तो परिवर्तन है। लेकिन करप्शन अब देखिए, पूरी जगह वो ही चल रहा है, पूरे देश में वो ही चल रहा है कि सरकारी नौकरियों को लोग लाखों रुपए देकर के खरीद रहे हैं। अभी जो थोड़े दिनों पहले बंगाल में जो छत के ऊपर तक पंखे हटा करके जिनको नोट हटा के रखने पड़े अपने पूरे फ्लैट में, सोचिए जरा, पूरे फ्लैट में नोट भरे हुए और पंखे तक उतार लिए ताकि नोटों की और 4-5 गड्डियां लग जाए। तो इतना बड़ा करप्शन, यानी कि ये सरकारी नौकरियों के लिए करप्शन था। ये कहते हैं कि भाई शिक्षा क्षेत्र में मास्टरों की भर्ती के लिए, टीचर्स की भर्ती के लिए लोगों ने लाखों रुपए देकर के फंसे। पुलिस के बारे में भी यही कर, मतलब कौन सी जो है वो सर्वा है कि जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं चल रहा। तो हमारी डाइवर्सिटी के अलावा और हमारी विभिन्नता के अलावा हम भ्रष्टाचार में और निकम्मेपन में करीब करीब बराबर है। कोई भी कहीं का भी आप ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो कि किसी भी एक बेहतर इकोनॉमी को गति देता है। कहा जाता है कि जब सड़कें बनी, अमेरिका ने तरक्की तब की जब उसकी सड़कें बनी, तो वो तो ठीक है। और लेकिन भारत आज तक जूझ रहा है कि पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं किया, बनाया नहीं। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि देखिए इसमें 3-4 पॉइंट बिल्कुल सहमत कि जो है वो भारत का जो लिबरलाइजेशन था या कि जो है वो उद्यमियों की जो सोशलिज्म की, समाजवाद ने जो बेड़ियां डाल रखी थी उद्यमी पे कि आप उद्यम नहीं लगा सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते, आप भ्रष्टाचार कर सकते हो, आप सरकारी नौकरी में रह करके या किसी भी और तरीके से रह करके नेता बाबू बन के लगातार भ्रष्टाचार कर सकते हो।
अब बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े जजों के यहाँ बोरियां भर के नोट मिल रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि मामला दबा दिया जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टेक पे हैं। तो यार जहां ये सब चल रहा हो वहां पे प्रगति की कैसे बात हो? तो पहली तो बात यह है कि भारत की अधिकतर स्वतंत्रता के बाद में, यानी कि जो लिबरलाइजेशन हुआ, चाइना तो माओ की देहावसान के तुरंत बाद में खुल गया। यानी कि चाइना का जो परिवर्तन था, जो लिबरलाइजेशन था, जो कि उद्यमों को खुलावट देने का जो उनका विचार था, मन था, वो सेल्फ ड्रिवन था। यानी कि उनके नेतृत्व में ये किया कि माओ जी का ये जो है ना वो समाजवाद और वामपंथ बहुत हो चुका, अब हमें दुनिया से सीखना समझना चाहिए। यानी कि उसको पूरी तरह से त्याग, यानी कि चाइना वैसे भी आज अपने नाम पे सोशलिज्म के नाम पे मूछ मरोड़ता है, लेकिन सोशलिज्म है क्योंकि इट इज अ रैपिशियस कैपिटलिज्म, बहुत ही भयानक और नशंस किस्म का कैपिटलिज्म रहा है। चीन ने साम दाम दंड भेद करके सारी दुनिया भर से जो है ना टेक्नोलॉजी इकट्ठा की है, कहते हैं कि बहुत सारी चोरियां भी की है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कभी माना नहीं है। तो भारत इसमें अच्छे बच्चे की तरह से करता है, लेकिन शैतान बच्चा आगे निकल गया। लेकिन शैतान बच्चे की कुछ अच्छाइयां भी हमें माननी चाहिए, क्योंकि चीन हमेशा मेरिट को, यानी कि प्रतिभाओं को, अपने सबसे अधिक प्रतिभाशाली लोगों को काम में लगाया है। जहां जहां 20-20, 25-50 माले की बिल्डिंगें कुछ महीनों में बन जाती है, भारत में वो संभव ही नहीं है। सीधी की सीधी वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क खींच सकते हैं, जो कि भारत में सांप की तरह जाएगी, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण, कुछ सही कारण भी हो सकते हैं, कुछ गलत कारण, लेकिन गलत कारण ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि भारत का जो लिबरलाइजेशन था वो एक्सटर्नल ड्रिवन था। यानी कि IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर आपको $6 बिलियन का लोन चाहिए तो बाबूजी आप अपने बाजार को खोलिए, आपके पास उसको डेट को सर्विस करने के पैसे नहीं होंगे। तब यानी कि हमें समाजवाद का जो नागपाश है, जो चीन ने 1968 के आसपास छोड़ दिया था, हमें उसको छोड़ने में 13 साल लग गए। यानी 13 साल का बहुत लंबा, और 40 साल में चीन जो है दुनिया की फैक्ट्री बन गया। हम आज भी चीन से कम अगर इकोनॉमी की बात पे करें तो हम पीछे खड़े हैं। अब एक दूसरी बात है, अभी हाई स्पीड ट्रेन की बात की, भारत में पहला बुलेट ट्रेन 2028-27 तक कंप्लीट होगा, जो कितना है 508 किलोमीटर का, बंबई से लेके अहमदाबाद, और उसके बाद में कुछ और भी बनेंगे तो 1000, 2000, 3000 के बन जाएंगे। लेकिन तब तक चाइना तो 1 लाख किलोमीटर, यानी कि चाइना के पास अभी 48,000 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है, बुलेट ट्रेन जिसको कह सकते हैं, या बुलेट ट्रेन के आसपास है। यानी कि इतनी बड़ी जो एडवांटेज है, जो मित्र लोग जो है, जो कि जिनकी भारत में भी फैक्ट्री है और चीन में भी फैक्ट्री है, और भी बहुत सारी सब बातें यहाँ पर हम सुनते पढ़ते रहते हैं कि उनकी एफिशिएंसी, उनका एक एफिशिएंट सिस्टम है। हमारे महानिकम्मा किस्म का सिस्टम है, जो रेंग रहा है, वो दौड़ रहे हैं, हम रेंग रहे हैं। और रेंगने में भी कुछ लोगों को दिक्कत है कि आप बहुत तेज चल रहे हो और धीरे चलिए, क्योंकि गरीब पीछे रह जाएगा। अरे भाई, जो भी परिवर्तन जो बाहर से दबाव डाल के भारत में मजबूरी में कमर झुका के, गर्दन झुका के उसको स्वीकार किया 1991 में, उसके बाद तो गरीबों की संख्या कम हुई है। ये इतनी सारी नौकरियां बढ़ी हैं। पिछले 7-8 साल में करीब 5 करोड़ नौकरियों की या संभावनाएं बढ़ी हैं। लेकिन हमारा तंत्र मानने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा तंत्र तो अभी भी समाजवाद की पूजा कर रहा है। आज भी हम समाजवादियों को जो है वो क्या कहते हैं, उनको पुरस्कृत करके बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, बल्कि वास्तविकता ये है कि इन्हीं लोगों ने इस देश को पीछे रखा है। वो बहुत सारे लुभावने और बहुत सारे जो है वो नारे जो है बड़े स्वप्न की कल्पना के नारे हैं, उसमें बहुत सारे युवा फंस जाते हैं, और युवाओं को निकालेंगे तो वो आगे जाकर नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन इस देश की एक त्रासदी है कि आज भी 2025 में समाजवाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जिस समाजवाद ने दुनिया में किसी देश को समृद्ध नहीं किया, वहां की गरीबों की परिस्थिति नहीं बदली। तो सेल्फ ड्रिवन चाइना का रहा है लिबरलाइजेशन,
जिसने दो मुख्य उदाहरण है, $18 ट्रिलियन की जो है ना उनकी इकोनॉमी हो चुकी है, हम 4 के आसपास पहुंचे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हमें गरीबों का ध्यान रखना चाहिए। अरे भाई, जब अगर कोई अमीर बन रहा है तो वो कितनी नौकरियां उसके कारण जो है वो उनका अवसरों का निर्माण हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत पीछे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर साइंस में हमने काम कर लिया क्योंकि इसमें दूसरे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक कंप्यूटर लेकर बैठ जाओ, एक आदमी जो है अमेरिका के लिए काम कर सकता है, चीन के लिए काम कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर सकता है। लेकिन ये शक्ति आई कहां से है? ये शक्ति मानव से, राजनीतिक तंत्र से नहीं आई है, ये उस टेक्नोलॉजी के तंत्र से आई है जिसने बहुत सारी चीजों को आपस में समाहित कर लिया है। तो उस समाहित होने का कार्य चीन ने अपने जितने भी जो है वो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको उच्च पोजीशन में, उनको अवसर देके, उनको निर्णायक पोजीशन में देके जो है वो उनको आगे बढ़ाया, उसमें उनका योगदान है। इसीलिए तो आज चाइना के पास 48,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का ट्रैक है और हमने 1,000 भी नहीं बनाया है, और अभी 500 बनने वाला है, जिसमें हमारे बहुत सारे विद्वान कवि पेंटर वगैरह कहते हैं उसकी क्या जरूरत है, गरीबों पर ध्यान दीजिए। अरे तो भाई इकोनॉमी बढ़ेगी तो इकोनॉमी को तो बढ़ाने वाले इकोनॉमी के ड्राइवर बढ़ाएंगे। इकोनॉमी के ड्राइवर वो बढ़ाएंगे कि जो जिनकी प्रतिभाशाली है। हर आदमी के बराबर प्रतिभा नहीं हो सकती ना। एक क्लास में फर्स्ट आने वाले यानी कि अव्वल आने वाले तो 4-5 लोग ही होंगे, अधिकतर लोग तो मीडियोकर होंगे। ये वास्तविकता है, ये नेचर जो है इक्वलिटी को पसंद नहीं करती, उसमें अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। किसी एक देश में एक संसाधन है, दूसरे देश में दूसरे संसाधन है, दोनों को इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये नीति रहेगा हम दुनिया से काट लेंगे, हम पंचशील के सिद्धांत पे चलेंगे, हम निर्गुट रहेंगे, यानी कि देश का फायदा किसमें है ये कभी नहीं सोचा गया। तो ये दोनों में कंपैरिजन बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरी बात है कि चीन प्लान कर रहा है 30 और 40 साल के लिए, हमारे यहाँ 5 साल पंचवर्षीय योजना का बड़ा जो है वो सपने देखे जा रहे हैं, और सरकारें 5 साल, वहां पे 10 साल में कोई जनरल इलेक्शन नहीं होता है, पार्टी तय कर लेती है, पार्टी के अंदर के इलेक्शन हो जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं। हमारे यहाँ हर साल इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे यहाँ हर साल इलेक्शन इसलिए हो रहे हैं कि एक राजनीतिक पार्टी ने अपने मन से अंधाधुंध, फिर दूसरों ने भी अंधाधुंध सरकारों को जो है वो बर्खास्त किया। तो पहले तो एक साथ ही इलेक्शन होते थे ना शुरू में। आज कहते हैं अगर एक साथ इलेक्शन हो गया तो हमारा फेडरलिज्म जो है ना उसका सत्यानाश हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा? यानी कि ये देश का एक बहुत बड़ा तंत्र इसी में लगा रहता है कि उसको इलेक्शन करना है, निर्णय नहीं ले सकते, ये निर्णय लेंगे तो वो जो हिस्सा जो है ना वो हमसे नाराज हो जाएगा। यानी कि हम नाराज होने की चिंता करने और लोगों को, विभिन्न समूहों को सही और गलत पुचकारने में ही लगे रहते हैं। लेकिन लीडरशिप पुचकारने से तो नहीं चलती है, कभी कभी पुचकारा भी जा सकता है, लेकिन लीडरशिप स्ट्रॉन्ग एक्शन से चलती है। वो स्ट्रॉन्ग एक्शन पिछले कुछ सालों में तो दिख रहा है। पहले जिस तरह का ढलुआपंथी का राज था, उस ढलुआपंथी के राज ने तो ये परिस्थिति स्टार्ट की है कि हमारे पास में 1,000 किलोमीटर भी जो है वो बुलेट ट्रेन का ट्रैफिक नहीं है। बल्कि हमारे देश के विद्वान कहते हैं बुलेट ट्रेन से क्या हो जाएगा, यानी कि उनको मालूम ही नहीं है, बस किससे कहानियां लिखने से बहुत कुछ हो जाएगा, जिसमें आधे से अधिक गप है। तो मुख्य बात यह प्रतिभा को रिवार्ड करने का, प्रतिभा को अवसर देने का, प्रतिभा को फूलने का अवसर देने का चीन ने किया है। अपने प्रतिभाशाली लोगों को बाहर भेज करके सिखा पढ़ा कर वापस उनको बनाया है। हमारे यहाँ ये है कि 5,000 साल का जो इतिहास है उसके इतिहास के अंदर शोषक कौन थे और शोषित कौन थे, उनके हिसाब से हम रिवार्ड और पनिशमेंट दिए जा रहे हैं। यानी कि वो तो वहां पे मेरिट के हिसाब से रिवार्ड दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ रिवार्ड और पनिशमेंट 5,000 साल की कहानियां जो कि अधिकतर वामपंथियों द्वारा गढ़ी गई हैं, पूरी तरह से उसका कोई आधार नहीं है। पूरी तरह से उनका वर्ग सड़कों पर लड़ाने का जो उनका कृत संकल्प रहते हैं ये लोग, वो उसी के कारण पूरे देश को नष्ट कर रखा है इन लोगों ने। हर आदमी सरकारी नौकरी के लिए पागल हो रहा है, हर आदमी कोचिंग के अंदर लगा पड़ा है।
यानी हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ की इकोनॉमी कोचिंग क्लासेस की है, जिसके अंदर जिन मतलब हर आदमी इंजीनियर, डॉक्टर बनने और आईएएस बनने में लगा हुआ है, जबकि वास्तविक स्थिति है कि वो उसका गुण है नहीं। यानी कि 90% लोग अपने परिवार, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने माता पिता और परिवार की संपत्ति का नाश कर रहे हैं। लेकिन क्या है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कंवर साहब। पूरे देश में यही लगा हुआ है। क्या कर रहा है बच्चा? कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। वाह साहब, भाई यहाँ पे कंपटीशन है कहाँ? यहाँ तो आपको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट 5000 साल के इतिहास से मिलेगा। इसमें ज्यादा बोलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लठैत हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है, हमें डर बड़ा लगता है। तो हमें आशा है कि चीन और भारत पे जो एक तुलनात्मक अध्ययन हुआ है, और एक और बात है, देखिए साहब, चीन में कोई लालू यादव जो है ना वो नहीं है, उस तरह के लोग नहीं है, ना मुलायम सिंह है, ना परिवारों का राज नहीं रहा, पार्टी का राज जरूर रहा है। लेकिन यहाँ इस देश में तो 60 साल तो परिवारों का राज था। एक परिवार का अनुसरण करके ना जाने कितने परिवार इकट्ठे हो गए। और परिवार तंत्र जहां होता है वहां पे मेरिट की बात तो खत्म हो जाती है, क्योंकि परिवार के पास ही मुख्य शक्तियां और निर्णय लेने की शक्तियां और अधिकतर सबसे अधिक जो है वो सत्ता की शक्ति उन्हीं के पास होती है। तो ये है, तो ये देश हमेशा हर साल इलेक्शन भुगतता है। ये देश आज भी वामपंथ और समाजवाद की जंजीरों से बंधा हुआ है, यानी कि मुक्त तो हुआ ही नहीं है। इस देश ने अभी तक अपने उद्यमियों को और जो टैलेंटेड लॉट है, मेरिट है, जिनके पास प्रतिभाशाली लोगों को काम पे लगाया नहीं है, क्योंकि वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम में धंस के रह जाएगा ना। आज भी क्या सारे के सारे बैंक क्या करते हैं कि सरकारी जो नौकरी है उसको को पूरा लोन दिए जा रहे हैं। आप गाड़ी खरीद लो, मकान खरीद लो, बैंकॉक घूम जाओ, विदेश की यात्रा कर लो, क्रूज पे चले जाओ, उसके लिए बैंक लोन देंगे। कोई एक उद्यमी होगा जिसकी डेफिनेट, जिसकी पक्की इनकम आमदनी है, उसको हमारे जो प्राइवेट बैंक है ना वो भी कहते हैं कि बॉस आपको तो नहीं मिलेगा, आप नौकरी में होते तो हम दे देते। तो इसके कारण ये पूरा का पूरा तंत्र सड़ चुका है और इसकी सड़ांध ये सामने दिखाई दे रही है कि हम में और चीन में कितना असर है। हमारे आशा है कि हमारे जो है वो बड़े बड़े नेता वो इसको समझें, सुधार करें। भारत में सुधार एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, 60 साल के जो गाँव है वो उसमें समय लगेगा, ये में हम मानते हैं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में तो ये इसकी गति, परिवर्तन की गति, सुधार की गति बढ़नी चाहिए। तो हमें आशा है कि चीन और भारत हुई भी एक तुलनात्मक मोटी मोटी सी बात आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। आपसे एक और विनती है कि बहुत सारे लोगों ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब किया है, उसकी कृपा की है, तो आप कृपा करके फिर से अपने सब्सक्रिप्शन पे जाएं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्राइवेट होती है, उसे आप पब्लिक कर दें, उससे हमें मदद मिलेगी। हमें आशा है कि आप ही लोग कर पाएंगे, इस पर ध्यान दे पाएंगे। हम आप फिर मिलेंगे बात 25 अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।